हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस लाइफ प्रोसेस की वीडियो में बात करेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को लेके अपनी एनसीईआरटी में दो बढ़िया एग्जांपल दे रखे हैं। एक दे रखा है अमीबा का और एक दे रखा है अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इन दोनों को अपन ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद में आप एनसीईआरटी को एक बार रीड करेंगे और सारी बातें आपके दिमाग में छप जाएगी, इस बात की गारंटी है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से सुन लेते हैं तो यहां से बोर्ड में एक बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस है। अमीबा को लेके 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके 3-4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। और यहां से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूं कि अमीबा खाना कैसे खाता है। सबसे पहले आपको ये तो याद रहना ही चाहिए, क्या याद रहना चाहिए कि अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब इसमें एक ही सेल है, मतलब ये पूरा एक ही सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। और इस सेल के न्यूक्लियस के बाहर जो ये ऐसे मैंने प्रोजेक्शन दिखा रखे हैं ना, ये इसके हाथ पांव है। किसके हाथ पांव है? अमीबा के। अमीबा के जो हाथ पांव है वो अपने जैसे हाथ पांव नहीं है, ये किसी चीजों को ऐसे डायरेक्टली कैच नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती। और ये एनवायरमेंटल सेंसेशन को इजीली गेन कर सकती है। इसको ये पता लग सकता है कि यहाँ पे खाना है और यहाँ पे खाना है, और ये उस खाने तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो खाने की पहुंचने तक कोशिश करेगी तो ये हाथ पैरों को चलाएगी ना, तो हाथ पैरों को चलाएगी। लेकिन ये जो हाथ पैर है इसके, ये यहाँ पे हाथ पैर असली हाथ पैर नहीं है, ट्रू यहाँ पे फिट नहीं है, ट्रू लिम्स यहाँ पे नहीं है। तो इन्हें अपन बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो यानी होता है झूठा, स्यूडो यानी होता है झूठा, झूठ। पोडिया यानी होता है हाथ पैर, हाथ या पैर। तो यहाँ पे अपन ने नाम दूसरा इसका नाम क्या लिख दिया? फॉल्स फिट। अब इस फॉल्स फिट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से पहले ये इस फूड पार्टिकल के इस पार्टिकल को सेंस करती है यहाँ पे खाना है, और इस खाने की ओर ये जाने की कोशिश करती है। तो ये एक तरीके से यहाँ से कॉन्टेक्ट करती है और यहाँ से रिलैक्स करती है। और जब ये यहाँ से रिलैक्स करती है फिर पीछे से कॉन्टेक्ट करके इस फूड तक पहुंचती है। तो सेकंड स्टेप कुछ ऐसी दिखती है कि ये अमीबा ऐसे खिसक के इस फूड तक पहुंच गई है। और फूड तक पहुंचती है तो ये जो सूडोपोडिया है, इस सूडोपोडिया को ऐसे जब ये आगे एक्सटेंड करती है तो इस तरीके से इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है एक तरीके से। और क्या होता है? और एक छोटी सी क्या बन जाती है इसमें? वैक्यूल बन जाती है। वैक्यूल मतलब खाली जगह जिसमें क्या है? फूड है। और उसके बाद में ये यहाँ से क्या करती है? अमीबा सेल यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। और जब डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ से सीक्रेट होता है तो इसका क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन से इसको यहाँ से डाइजेस्टिव फूड मिल जाता है, एनर्जी मिलती है। और उसके बाद में ये क्या करता है? तो ये टेम्परेरी क्या बन जाती है? फूड वैक्यूल बन जाती है। ये टेम्पोरेरी है। कैसा है ये टेम्पोरेरी फूड वैक्यूल बनता है, परमानेंट नहीं बनता है, याद रखना है। ये परमानेंट फूड वैक्यूल नहीं है, टेम्परेरी फूड वैक्यूल है। लेकिन सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इसलिए इसे अपन कई बार इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी बोल देते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी फूड वैक्यूल है, इसलिए यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद में ये जो फूड है जो यहाँ पे जिसका डाइजेशन नहीं है वो फूड वापस बाहर एक्सपोज कर दिया जाता है। और ये जो सूडोपोडिया ये वापस देखो ऐसे यहाँ से जब वापस अपने नॉर्मल शेप में आता है तो कुछ अमीबा पहले जैसा वापस बन जाता है। इस तरीके से अमीबा खाना खाता है। क्या आपको अमीबा कैसे खाना खाता है ये बात समझ में? बहुत सिंपल प्रोसेस थी। अब अपन आगे चलते हैं। ये एक तरीके से दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं? किसी दूसरे जिसने अल्टीमेटली प्लांट नहीं बनाया हुआ खाना, तो प्लांट ने बनाया जो खाना है उस पर कोई ऑर्गेनिज्म अगर डिपेंडेंट है तो उसे अपन बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हेट्रोट्रोपिज्म यहाँ पे दिखा रखा है। क्या आपको समझ में आया? अब यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं तो ये है ह्यूमन, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है उन सबकी अपन एक एक करके बात करते हैं। कौन से पार्ट में क्या होता है आपको याद रख लेना है। सारी बातें एक एक करके अपन सुनते चले जाएंगे और सारी बातें क्लियर करते चले जाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपकी फोटो बनाई है। आप अपने आप को यहाँ से मैच करके समझ सकते हैं कि हाँ मैं यही हूँ। और ये आपका बकल कैविटी है। इस बकल कैविटी में आपने देखा होगा इसमें टीथ होता है। टीथ के साथ में आप यहाँ पे जब इस कान के पास में, यहाँ पे कान बना देता हूँ, इस कान के पास में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है सैलाइवरी ग्लैंड। इसका नाम क्या है? सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड है वो सैलाइवा सिक्रेशन करती है। और सैलाइवा का जो सिक्रेशन है वो कहाँ पे आता है? वो बकल कैविटी में आ रहा होता है। बकल कैविटी में सैलाइवा का सिक्रेशन आता है। जैसे अपन लार बोलते हैं हिंदी में, लार आ गई, लार आ गई, कि खाना देखते ही मुंह में ऐसे मीठा हो गया पानी, या यहाँ पे मुंह में पानी आ गया। तो वो जो मुंह में पानी आता है ना वो सैलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन ही है। अब क्या होता है? आप जब भी खाना खाते हैं तो खाने में सारी चीजें होती है। तो मैं बोलता हूँ ये खाना है, इसमें आपने कार्बोहाइड्रेट भी खाया, इसमें आपने प्रोटीन भी खाया, और इसमें आपने फैट भी खाया, और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती है, मिनरल साइंस सारी चीजें होती है, विटामिन सब होते हैं इसमें। तो ये जो है यहाँ पे खाना,
इसमें क्या होता है, जो सेलाइवरी एमाइलेज होता है, सेलाइवरी जो तो ऐसे सेलाइवा है ना, सेलाइवा में एक एमाइलेज एंजाइम होता है, क्या नाम है, सेलाइवरी एमाइलेज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलाइवरी, सेलाइवरी एमाइलेज। सेलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, एमाइलेज, एज जिस वर्ड के आगे लगा हुआ मिले आपको याद रख लेना है वो एंजाइम है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एमाइलेज। इसका मतलब ये क्या है, एंजाइम किसका डाइजेशन करता है, ये डाइजेशन कर देता है कार्बोहाइड्रेट का। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, आपको याद रखना, बक्कल कैविटी से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन लिपिड का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। इस बक्कल कैविटी की पीएच याद रख लेंगे आप, पीएच आपको याद नहीं है तो आप याद रखेंगे 6.8 इसकी पीएच होती है, डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये पीएच डिस्टर्ब होगी तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए आप जब भी खाने में कभी नींबू डालते हैं, लेमन जब डालते हैं तो यहाँ पे बकल कैविटी का पीएच चेंज होता है और यहाँ पे खाने का जो डाइजेशन होना, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 30% ये समथिंग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में हो चुका होता है। इसलिए जब आप कई बार खाने को देर तक चबाते हैं ना, तब आपको खाना मीठा लगने लग जाता है। इसका मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो गया किसमें, ग्लूकोज की यूनिट में। ग्लूकोज क्या होता है, स्वीट शुगर होती है, सैकराइड होता है। क्या बात समझ में आई? अब ये जब यहाँ से खाना ऐसे मिक्स होता है सलाइवा में, कुछ ऐसे बोल जैसा बन जाता है, इसलिए इसको अपन बोलस बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, बोलस। बोल जैसी स्ट्रक्चर जो बन जाती है ना, जो निगलने से पहले की स्ट्रक्चर होती है, मतलब यहाँ पे जब भी अपन इसे निगलते हैं, आगे भेजते हैं, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। बोलस यहाँ से कहाँ पे आया, बोलस आया फेरिंग्स में। अब यहाँ से फेरिंग्स के केस में आप याद रखेंगे, ये नेजल चेम्बर है ना, यहाँ से एयर आती है और यहाँ पे खाना आता है। तो खाना और एयर दोनों के लिए कॉमन स्पेस है अपने नेक, ये थोड़ा सा ये बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे नेक रीजन में, और ये इसे अपन बोलते हैं फेरिंग्स, बोल देंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में ये खाना यहाँ पे आया, तो खाना यहाँ पे आते हैं तो पहले इससे टकराएगा, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो ढक्कन लगा रखा है इस पे, ये वाली जो पाइप की ओपनिंग है ना, ये है रेस्पिरेटरी पाथवे, जिसे ट्रेकिया बोलते हैं। तो ट्रेकिया के ऊपर एक ढक्कन लगाओ जिसे अपन एपिग्लोटिस बोलते हैं। मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको आराम से बताऊंगा इसमें कि ये है क्या। खाना यहाँ से चल के इसमें आता है और ये जो पार्ट है इसका नाम है ईसोफेगस, या फिर इसे बोल सकते हैं ओइसोफेगस, दोनों ही नाम सही है। ईसोफेगस लिख दो या फिर ओइसोफेगस लिख दो, दोनों नाम सही है। इसमें ये खाना कैसे जा रहा है, देखो ये जो पाइप है ये ऐसे ऐसे करती, देखो खाना यहाँ पे आया, इसे ऐसे कॉन्टेक्ट करेगी, नीचे रिलैक्स करेगी, फिर कॉन्टेक्ट कर जाएगी, फिर रिलैक्स करेगी। तो एक तरीके से ऐसी मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, ये सॉरी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसी मूवमेंट चलती चली जाती है और खाना यहाँ से यहाँ पे स्टमक में पहुंचा। ऐसा थोड़ी है कि खाना जैसे खाया और ठक नीचे पड़ गया, फिर खाया फिर ढक नीचे पड़ गया, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट करता हुआ चला जाता है। ऐसा आपने फील किया होगा जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और आप पानी पी रहे होते, ठंडा पानी एकदम फ्रीज में से निकाल के, तो आपको पता लगता है कि खाना कैसे, ये जो पानी है वो कैसे जा रहा है या फिर खाना कैसे जाता है, पता लगता है कि आपको, हाँ पता लगता है। तो इसे अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक तरीके से खाना ऐसे एक मूवमेंट के थ्रू आगे बढ़ रहा होता है और फाइनली कहाँ पे पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक ये रहा, इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, इसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, याद रखना। स्टमक जो है, स्टमक का दूसरा नाम क्या है, स्टमक का दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टमक का दूसरा नाम है यार गेस्टर। स्टमक का दूसरा नाम क्या है, गेस्टर। क्या नाम है, गेस्टर। स्टमक नाम याद ना रखिए आप, डायरेक्टली गेस्टर याद रखो नाम। देखो इस गेस्टर में क्या होता है, जो ये जो इनर लाइनिंग जो इसकी होती है, जो इसकी वॉल होती है, इस वॉल में ग्लैंड होती है और इस ग्लैंड का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गेस्टर में कौन सी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, याद रखेंगे सारे लोग, क्या याद रखेंगे, एक तो होता है HCl, एक तो होता है इसमें पेप्सिनोजन। क्या है, पेप्सिनोजन। पहला क्या है HCl, दूसरा पेप्सिनोजन, तीसरा है इसमें म्यूकस। ये तीनों कंपोजिशन गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो कंपोजिशन, इसे अपन गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं और ये सीक्रेट होके आता है यहाँ पे। इनका अलग अलग फंक्शन है, क्या क्या अलग अलग फंक्शन है, एक एक करके बात करते हैं। HCl का फंक्शन क्या है, HCl का बेटा जी यहाँ पे फंक्शन है, HCl की जो कंसंट्रेशन है ना, वो यहाँ पे आप याद रखेंगे, इसकी कंसंट्रेशन होती है 1.5 to 2 के आसपास होती है, 2.5 तक भी कई बार लिख देते हैं। तो 1.5 to 2.5 तक इसकी पीएच होती है। पीएच का मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इस एसिड को निकाल के आपके हाथ पे ऐसे डाला जाए तो सीधा निकल जाएगा बाहर, इतना ज्यादा कंसंट्रेट ये HCl यहाँ पे है। इसे यहाँ पे नेचर ने स्टमक में क्यों डाल दिया, नेचर को पता है कि ये जो खाना खा रहा है ये बहुत हरामी इंसान है,
हरामी इंसान इसलिए बोला नेचर ने कि ये क्या करेगा, ये खाना जो खाएगा ना, उस खाने को साफ सफाई से नहीं खाएगा। साफ सफाई से नहीं खाने का मतलब क्या है, इसमें बैक्टीरिया भी आएंगे, इसमें फंजाई भी आएंगे, इसमें वायरस भी आ जाएंगे, इसमें माइक्रोब्स बहुत सारे खाएगा। ये नेचर को पता था ये बात, और इसको ये भी पता था कि ये खाने को चबाएगा नहीं। इसको अपन ने दांत, नेचर ने इसको टीथ दिया है, दांत दिया है, फिर भी चबाएगा नहीं। ऐसे खाएगा जैसे अभी पता नहीं इसकी 2 मिनट बाद में डेथ होने वाली है, क्या होने वाला है, ऐसे टारगेट बना लेता है। एक ये गधा पर्सन कैसा टारगेट बनाता है कि एक रोटी को 1 मिनट से पहले खा जाना। मतलब कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि 2-3 मिनट में पूरा खाना खत्म कर देते हैं। मतलब 6-7 रोटी 2-3 मिनट में, पता नहीं किस तरीके से खाते हैं। मतलब एक तरीके से खाना वो ठूसते हैं, जैसे जानवर नहीं खाते क्या, कि पहले वो सेल्यूलोज जो चारा अपन डालते हैं उस चारे को ऐसे ठूस लेते हैं फटाफट, फिर आराम से साइड में बैठ के ऐसे जुगाली कर रहे होते हैं। इस तरीके के एनिमल बनने की कोशिश कर रहे हैं एक ह्यूमन। आपको ऐसी कोशिश नहीं करनी है। आपको अगर नेचर ने टिप्स दिए हैं तो वो क्या दिए हैं, वो क्या करने के लिए दिए हैं, वो खाने को तोड़ने के लिए दिए, खाने को चबाने के लिए दिए। तो खाने को तब तक चबाते रहिएगा जब तक खाना खुद ना बोल दे कि मुझे जाना है। ऐसे नहीं एक बार खाया, एक बार इधर दबाया, एक बार इधर दबाया और तीसरी बार अंदर दबा दिया, फिर डाला, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और चावल वावल बन गया ना, छोटा मोटा पार्टिकल बन गया तो उसको तो पी जाते हैं लोग। ऐसा केस है ना, आपको नहीं करना है। तो ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। अब नेचर को ये पता था सारी बात, इसलिए नेचर ने यहाँ पे पहले ही अरेंजमेंट कर रखा है। क्या अरेंजमेंट कर रखा है कि ये इंसान अगर खाने में माइक्रोब्स खाया तो माइक्रोब्स को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज तो माइक्रोब्स आगे फैल जाएगा। अब यहाँ से ये जो खाना यहाँ पे नीचे चल के इसमें आया, इसमें आते ही यहाँ पे HCl सिक्रेशन हुआ। HCl सिक्रेशन खतरनाक तरीके से होता है, और HCl का सिक्रेशन जो होता है वो जितने भी माइक्रोब्स है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। जो भी आपने बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जो भी खा गए ना, सबको यहाँ पे खत्म कर देगा, क्योंकि इस कंसंट्रेशन पे ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें जल की राख हो जाती है, इसलिए यहाँ पे माइक्रोब्स खत्म हो गए। इसके बाद में HCl का पहला काम तो ये है कि ये जो भी आपने कंटामिनेशन जो भी खाया है, जो भी आपने गंदी चीजें खाई है, माइक्रोब्स खाए हैं, इसका मतलब ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल होता है। एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे बैक्टीरिया को रोकने की, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकने के लिए यहाँ पे HCl का अरेंजमेंट किया गया। पहला काम ये है। इससे पहले आप अगर बक्कल कैविटी बात करें, बक्कल कैविटी की जो पीएच है ना, ये एसिडिक पीएच है। ये पीएच भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इसके साथ में भी टाइलिन एक एंजाइम होता है। टाइलिन यहाँ पे भी एंजाइम होता है बक्कल कैविटी में। टाइलिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में भी वो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ कई बार नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आते थे तो बैक्टीरिया सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो, इसके बाद में दूसरा काम HCl का क्या है। दूसरा काम HCl का आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पेप्सिन जो है, ये जो पेप्सिनोजन जो है, ये पेप्सिनोजन है एंजाइम, लेकिन ये काम नहीं करता है। पेप्सिनोजन एंजाइम काम नहीं करता। एंजाइम का काम होता है तोड़फोड़ करते ना, डाइजेशन करना, लेकिन यहाँ पे ये डाइजेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, इसे एक्टिव करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलता हूं कि जितनी भी ग्लैंड जो एंजाइम सिक्रेट करती है, वो सारे के सारे ग्लैंड उस एंजाइम को इनएक्टिव फेज में सिक्रेट करते हैं। अगर वो एक्टिव फेज में सिक्रेट करते तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा। एक्टिव फेज में सिक्रेट करते तो ध्यान से अगर आपने सेल पढ़ा है तो सेल का जो मेम्ब्रेन है, अपनी स्किन सेल ही मान लेते हैं, उसकी लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है? वो एक कंपोजिशन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जिसे अपन यहाँ पे बोल देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो पॉलीमरेज चेन, वो जो ग्लूकोज की चेन है, फिर प्रोटीन, लिपिड फेट, इनसे तो मिलकर बनी हुई है। अगर ये एक्टिव फेज में वहां से सिक्रेट होता है तो वो वॉल डाइजेस्ट होती हुई चली जाएगी। इसलिए कोई भी ग्लैंड अपना एंजाइम सिक्रेशन है वो एक्टिव फेज में नहीं करता है। वो एक फिक्स पीएच रखता है कि इस पीएच पे जाके एक्टिवेशन दिखाएगा, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट है नेचर के थ्रू। तो पेप्सिनोजन है हार्मोन, लेकिन ये एक्टिव फेज में काम भी नहीं करता। तो ये काम नहीं करता तो फिर इसको क्या बनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है पेप्सिन। इसको बनाया जाता है पेप्सिन। तो पेप्सिन जनरेट करने वाला पेप्सिनोजन होता है। और जनरेट कैसे होता है? वो HCl की प्रेजेंस में। HCl प्रेजेंट होगा तो पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? लास्ट में बोलते हैं कि जो ये हाई कंसंट्रेशन HCl है, आपने बोला कि ड्रॉप को यहाँ पे डालने से सीधे निकल जाएगी, तो स्टमक से सीधे क्यों नहीं निकलती है? इसके लिए भी नेचर ने अरेंजमेंट कर रखा है। पता था नेचर को ये ज्यादा कंसंट्रेशन वाला पार्ट इस इनर लाइनिंग को खत्म कर देगा, जला के राख कर देगा। इसलिए नेचर ने क्या किया है? इसलिए इसके बाहर एक ऐसी कवरिंग लगा दी है, ऐसी कवरिंग लगा दी। इसके ऐसे बाहर क्या लगा दी? ऐसी कवरिंग लगा दी।
और इस कवरिंग का नाम क्या है, म्यूकस लेयर। तो म्यूकस लेयर इस HCl को प्रोटेक्ट रखती है, इस HCl से इस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट रखती है। तीसरी बात, ये ऐसी फोल्डिंग की हुई है, स्टमक में ऐसी फोल्डिंग है, गैस्ट्रम में ऐसी फोल्डिंग है, और इस फोल्डिंग का क्या रोल है? देखो मैंने अभी बताया कि इंसान यहाँ से ज्यादा खाना नहीं चबाएगा, खाना नहीं चबाएगा तो खाना यहाँ पे भरा जाएगा, और यहाँ पे खाना भर के ये वॉल को और ये वॉल को बंद किया जाएगा, और बंद करके इसको ऐसे घुमाया जाएगा, ऐसे ऐसे जब इसमें होता है तो सारे जो खाने का डाइजेशन नहीं हो, वो टर्निंग मूवमेंट से ये खाना टूट जाता है छोटे पार्ट में, ताकि एंजाइम इस पे इफेक्टिवली काम कर सके। लेकिन आपने यार हद ही कर दी कि आपने बिल्कुल ही नहीं चबाया, तो यहाँ पे ये स्टमक चाहे कितना ही काम कर ले, फिर ये यहाँ से उन बड़े पार्टिकल्स को तोड़ नहीं पाएगा, और तोड़ नहीं पाएगा तो जो खाना आपने खाया ना उसका ज्यादा डाइजेशन नहीं होगा, और ज्यादा डाइजेशन नहीं होगा ना तो आप 10 रोटी खाओ चाहे 15 रोटी खाओ, आपको सारे जो न्यूट्रिशन आपने खाया ना वो नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे तो फिर आपको पता ही है कि सुबह आप वो जो खाना खाया ना वो अनडाइजेस्टेड फूड इतना सारा रिलीज कर दोगे कि हालत खराब हो जाएगी लोगों की। चलो अब देखो यहाँ पे जो खाना आया है उसका डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद में ये कितनी देर रुकता है खाना यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे याद रखेंगे अप्रोक्सीमेट 4 आवर यहाँ पे खाना रुकता है, 4 घंटे तक खाना रुकता है। तो 4 घंटे के बाद में आपने जितना खाना 4 घंटे पहले खाया था उतना आप फिर से खा सकते हैं। इसलिए कई लोग खाते भी रहते हैं, कई लोग फूडी होते हैं बहुत ही खाना खाते हैं, और वो खाते रहते हैं, मतलब स्टमक को पूरी तरीके से वो पूरे दिन हैंगओवर रखते हैं, हैंग करके रखते हैं स्टमक को। अब यहाँ पे खाना रुका, डाइजेस्ट हुआ, HCl मिक्स हुआ, और खाना धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेवल करता चला जाएगा, और यहाँ पे जो खाना है उसमें HCl का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, HCl ज्यादा है, इस खाने का नाम यहाँ पे हो जाता है काइम। इस खाने का नाम क्या है, काइम। और काइम यहाँ से ट्रेवल करता है, और ये जो पार्ट यहाँ से चालू हुआ ना, इस पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एंटर करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी वजह से, HCl की वजह से, HCl की वजह से ज्यादा कंसंट्रेशन जो आया है खाने का। तो यहाँ से जो ये मैंने ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है ना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर का नाम पेनक्रियाज है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ये है, और पेनक्रियाज में आपको याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेनक्रियाज के केस में, पेनक्रियाज के केस में आप याद रखेंगे इसमें ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसमें आप क्या याद रखेंगे, इसमें ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, और यहाँ पे हेल्प करने वाली और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे आरएनए को डाइजेस्ट करना है, किसी इन्फेक्शन करने वाला बॉडी अंदर आ गया, उस आरएनए को डाइजेस्ट करना तो आरएनएज होगा, डीएनए को डाइजेस्ट करना तो डीएनएज होगा, और भी यहाँ पे एंटेरोकाइनेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ से सीक्रेट होते हैं इस पेनक्रियाज से। और तो आप याद रखेंगे डायरेक्टली ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक ग्लैंड। अब पेनक्रियाटिक ग्लैंड का सीक्रेशन यहाँ पे आता है, देखो यहां से पेनक्रियाटिक ग्लैंड का सीक्रेशन कहां पे आ रहा है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। ऊपर से एक पाइप और आ रही, देखो ये जो है ये लीवर है। लीवर क्या बनाती है, लीवर बनाती है बाइल जूस। बाइल जूस का काम बता देता हूं मैं आपको, बाइल जूस क्यों बनाती है लीवर। ये जो मैंने बना रखा है ये गॉल ब्लैडर है, ये है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर कहां पे लगा हुआ है, तो गॉल ब्लैडर लगा हुआ है कहां पे, लीवर के जस्ट नीचे। गॉल ब्लैडर में क्या भरा होता है, गॉल ब्लैडर में ये जो लीवर बाइल जूस बनाती है वो बाइल जूस भरा होता है। तो यहाँ पे भरा होता है बाइल जूस। अब बाइल जूस ये लीवर भर भर के यहाँ पे भेज देती है, और फिर जब भी बाइल जूस की रिक्वायरमेंट होती है तो ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस यहाँ से सर्कुलेट होता है। और किस तरीके से आता है, देखो ये बाइल जूस यहाँ से सर्कुलेट हुआ और इस पाइप में से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे आके मिल गया। तो ये जो डक्ट है ना, ये यहाँ से ये इतनी सी डक्ट, यहाँ तक की डक्ट क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे ये आके यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बना था कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि ये यहाँ से इसे लीवर वाली पाइप भी आ रही है, इसे अपन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट यानी क्या होता है, लीवर का दूसरा नाम हिपेटर है, हिपेटर, या फिर बोलते हैं हिपर, ऐसे बोलते हैं, या तो बोल देंगे हिपर या तो बोल देंगे हिपेटर। हिपेटर यानी लीवर होता है, हिपेटर लीवर का दूसरा नाम है। तो ये जो डक्ट है ना इसे अपन बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट जो होती है वो यहां से क्या भेजती है, बाइल जूस भेजती है। बाइल जूस का काम बताता हूं, बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं है, आप याद रखेंगे बाइल जूस नॉट ए एंजाइम। बाइल जूस एंजाइम नहीं है, तो ये बाइल जूस का रोल क्या है, देखो आप जो फेट कहते हैं ना, फेट लिपिड का एक टेंडेंसी होता है। क्या टेंडेंसी होता है,
वो क्या होता है, वो जो छोटे पार्ट होते हैं ना उनका ये एग्रीगेशन बनाता है और एग्रीगेशन से बड़ा ग्लोब्यूल बन जाता है, तो ये लार्ज ग्लोब्यूल बोल देते हैं इसे। इसे मैं बोलता हूँ फेट का ये क्या है, लार्ज ग्लोब्यूल। और ये लार्ज ग्लोब्यूल पे लिपिड फेट पे लाइपेज जो एंजाइम है वो एक्ट नहीं कर पाता बेचारा। तो लाइपेज एंजाइम जब इस पे एक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर इसका डाइजेशन नहीं होगा। इसका डाइजेशन करने के लिए अपन सबसे पहले इस पे क्या डालते हैं, सबसे पहले इस पे डालते हैं बाइल जूस। बाइल जूस इस पे जब अपन डालते हैं तो ये जो पार्ट है ये पार्ट टूट जाता है, ऐसे ऐसे टूट जाता है, ऐसे स्मॉल पैचेज में टूट जाता है। तो ये लार्ज ग्लोब्यूल जो थे वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्मॉल ग्लोब्यूल्स में क्या हो जाते हैं बेटा जी, कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं अपन, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन करने में रोल प्ले करता है कौन, बाइल जूस। उसके बाद में यहाँ पे लाइपेज एंजाइम काम कर सकता है और फैट के डाइजेशन में, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसके साथ में दूसरा काम, ये एक तरीके से सोल्ट है, बाइल जूस का एक तरीके से सोल्ट है। सोल्ट का इसका जो पीएच होता है ना वो 7 से ज्यादा होता है, एल्कलाइन पीएच होता है। पीएच अगर आपको याद रखना 7.4 पीएच है। 7.4 पीएच की प्रेजेंस में क्या होता है, जो ये एसिडिक फूड यहाँ से आया उसको यहाँ से ये थोड़ा न्यूट्रल कर देता है और यहाँ से जो पीएच है वो बेसिक बना देता है। क्योंकि बेसिक पीएच यहाँ पे चाहिए होती है, किसको चाहिए होती है, जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड से जो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ रहे हैं ना वो बेसिक पीएच पे ही एक्टिविटी मैक्सिमम करते हैं, इसलिए यहाँ पे पीएच चेंज करते हैं और खाना फिर यहाँ से ट्रेवल करता है और ट्रेवल करने के बाद में खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। इसके बाद में आप याद रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लेंथ तो आप याद रख सकते हैं 5 से 6 मीटर होती है, ये बात तो आप याद रख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है 5 से 6 मीटर। इसके बाद में आप याद रखेंगे इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें अपन विलाई बोलते हैं। इनके ऊपर अगर ऐसी लाइनिंग और बनी हुई है इसे अपन माइक्रोविलाई बोलते हैं। जैसे ये एक विलाई है और इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग लगी हो तो ये क्या है, माइक्रोविलाई। और ये विलाई और माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में इसलिए होती है कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया इंक्रीज क्यों करना है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा चीजें एक सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी, ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो पाएगी, ज्यादा डाइजेशन हो पाएगा और ज्यादा ही क्या हो पाएगा, मैक्सिमम यहाँ पे डाइजेशन और मैक्सिमम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। जो मैं अगर आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि इस लेयर में ये विलाई और माइक्रोविलाई की वजह से 700 टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, अप्रोक्सीमेट 700 टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, जिससे क्या होता है मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपको याद भी रख लेना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्या इतनी बातों में समझ में आई। इसके बाद में खाना बेटा देखो यहाँ से ट्रेवल करता है और खाना ट्रेवल करने के बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, आपको याद रख लेना है। यहाँ पे कुछ ड्रग्स वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, बस इतनी बात याद रखनी है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरीके से जो भी फीकल मैटर है उसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है, उसमें से जो काम की चीजें वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ड्रग्स और ये सब। इसके बाद में यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा रखा है, देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और कुछ भी नहीं है, जो आप बोलते हैं ना अपेंडिक्स हो गया, ये वही है। तो इसका पूरा नाम तो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अभी एक तरीके से किसी काम का नहीं अपनी बॉडी में, इसलिए ये क्या है, ये है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, किसी काम का नहीं है। तो जब भी अब बोलते हैं कि कई बार की अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स होने का मतलब ये नहीं कि अपेंडिक्स अभी लग गया है आपके बॉडी में, अपेंडिक्स तो पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन हुआ क्या है इसमें यहाँ पे जो ये लेयर होती है ना, ये लेयर, ये वाला जो पार्ट है और इसके बीच में ऐसे थोड़ी सी खाली जगह भी होती है। तो यहाँ पे जब ये वाले जो लेयर है ना यहाँ से ढकी हुई है, वैसे लेयर आ गई इस पे। अब खाना कई बार यहाँ पे जब देर तक रुकता है तो यहाँ पे प्रेशर लगने की वजह से ये लेयर यहाँ से रप्चर होती है, इसमें कुछ खाने का पार्टिकल फंस जाता है। तो खाने का पार्टिकल फंसता है तो यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, माइक्रोब्स का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है और ये फिर यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में आपको इधर राइट साइड की ओर क्या करती है, पेन करती है। तो राइट साइड में कभी लोअर एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में अगर पेन हो रहा है तो मोस्टली केस में ये देखा गया अपेंडिक्स का पेन है, तो उसे अपन डॉक्टर से सिंपल सी एक सर्जरी होती है, उसे कटा के अपन बाहर निकाल सकते हैं। इसका अगर पेन हुआ तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर लेना चाहिए ताकि आप यहाँ पे रिलीफ ले सके। अदरवाइज अगर इसमें आपने थोड़ा सा भी अगर
थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती तो हो सकता है कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों काट के बाहर निकालना पड़े, इसलिए ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अब यहां से खाना ऐसे ट्रेवल करता है, देखो ऐसे खाना ट्रेवल करता है, इसमें ऐसे ट्रेवल करता हुआ खाना इधर आता है, इधर आने के बाद में खाना कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकता है, इस जगह को अपन रेक्टम बोलते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं अपन? रेक्टम बोलते हैं। तो रेक्टम में खाना टेम्परेरी स्टोरेज होता है, खाना नहीं यहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए रुकता है। उसके बाद में न्यूरल रिफ्लेक्स मिलते हैं ब्रेन से, और न्यूरल रिफ्लेक्स मिलते हैं तो अपन इस एनएस वाले पार्ट से, एनएस से सुबह सुबह वॉशरूम जाके अनडाइजेस्टेड फूड को इजेक्ट कर देते हैं, जिसे अपन इजेशन बोलते हैं। इजेशन, इजेशन यानी एग्जिट हो जाना। तो एक वर्ड आएगा इजेशन, एक वर्ड क्या आएगा, ऐसे यहां पे लिख रहा हूं इजेशन। इजेशन यानी होता है खाना बाहर निकलना। एक आएगा इंजेशन, ये क्या आएगा? इंजेशन। इजेशन और इंजेशन, ए यानी एग्जिट, खाना एनएस से बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड एनएस से बाहर निकलना, और इन यानी अंदर, खाना बक्कल कैविटी में एंटर करना, इंजेशन होता है। इंजेशन और इजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपका आंसर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।